नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा हमसफर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बस्ती से कुछ नई जानकारियों के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। मुझे याद है 2004 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर वी कुमार और उनके साथियों के द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ में, मान्यता के संदर्भ में एक कोर्ट केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया था। संयोग से उस समय जो न्यायाधीश उस केस को सुन रहे थे वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे या नहीं थे, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं कोर्ट की अवमानना नहीं करना चाहता। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह की व्याख्या की उस रिट की, उस प्रसंग के बारे में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझने के बारे में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने के बारे में, वो दुखद था। बात आई गई हो गई 2004 से हम 2023 में आ गए। इन 17 सालों में हमारे विभिन्न साथी अपने वीडियो ऑडियो जारी करके ये कहते हैं डॉक्टर वी कुमार ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को हाई कोर्ट में इस तरह पेश किया, डॉक्टर वी कुमार जी ने गलती कर दिया, डॉक्टर वी कुमार जी ऐसे कर दिए। मैं आज एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ और चैलेंज के साथ एक बार फिर कहना चाहता हूँ। इसके पहले रणधीर शर्मा जी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने इसी हाई कोर्ट की रिट की बात की थी और मैंने उनको चैलेंज किया था, लेकिन उसका जवाब वो नहीं दे पाया और उसके बाद उन्होंने कोई वीडियो उस पर बनाया भी नहीं। बाद में उन्होंने इतना कह दिया कि मैं प्रमोद जी का और वी कुमार जी का बहुत सम्मान करता हूं। दरअसल डॉक्टर रणधीर शर्मा ही नहीं वी कुमार जी का सम्मान करते हैं, देश का हर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर वी कुमार जी का सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर वी कुमार जी के पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ में जितना ज्ञान भंडार, चाहे वो तकनीकी तौर पर हो, चाहे वो एडवाइजरी तौर पर हो और चाहे वो वैज्ञानिक तौर पर हो, जितना कुछ लिटरेचर, जितना कुछ रिकॉर्ड डॉक्टर वी कुमार जी के पास है, शायद ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में काम करने वाले किसी व्यक्ति के पास हो। अब मैं चर्चा कर लूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिट में वी कुमार जी का क्या योगदान था। मैं अपने उन तमाम साथियों से ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने हाई कोर्ट की उस रिट को निकलवा करके अपनी आंखों से उसके पेज पढ़े जो डॉक्टर वी कुमार जी ने कोर्ट में प्रस्तुत किया था? मान लीजिए हम कोई केस दायर करें कोर्ट में, हम अपनी याचिका में, अपनी रिट में हम जिन बातों को लिखेंगे उन बातों को समझाने का प्रयास हमारा लायर करता है, क्योंकि हाई कोर्ट में बहस हम नहीं करते हैं। हमारे लायर को बैठा हुआ न्यायाधीश किस रूप में समझता है या उसकी सोच क्या होती है। एक हाई कोर्ट में जो लोग जाते हैं वो जानते होंगे, या सुप्रीम कोर्ट में जो लोग जाते हैं, कि कितने समय तक बहस होती है। हम 300 पेज की, 400 पेज की अपनी रिट देते हैं और मुश्किल से 2-3 मिनट या अधिकतम 10 या 15 मिनट में मूल बातों पर चर्चा होने के बाद उस फाइल को अलग, केस नंबर अगला प्रोसीड किया जाता है। डॉक्टर वी कुमार जी की रिट में कहीं भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अगेंस्ट या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को खिलवाड़ या अपवाद बना करके या हास्यास्पद बना करके हाईकोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया था। मैं क्षमा चाहूंगा कपिल सिंह जी से, अभी आज एक वीडियो उन्होंने मैटी दिवस के संदर्भ में, शायद हो सकता है वीडियो उन्होंने पहले बनाया हो लेकिन मेरे पास आज भेजा गया, जिसमें वो परविंदर पांडे जी को कुछ समझा रहे थे और कह रहे थे कि आप कोर्ट केस ना करें, क्योंकि जिस प्रकार डॉक्टर वी कुमार जी ने कोर्ट में इसको चौपट किया उस तरह की कहीं हास्यास्पद कहानी ना हो। मैं, हालांकि कपिल सिंह जी मुझसे बहुत जूनियर हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में और वी कुमार को जानने के क्षेत्र में भी वो मुझसे जूनियर हैं, क्योंकि वी कुमार जी के बारे में अगर अनिल श्रीवास्तव नहीं बता सकते हैं, जो 40 साल उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के रहे, तो शायद कोई नहीं बता सकता। मैं कपिल सिंह जी से कहना चाहूंगा कि एक बार वो डॉक्टर वी कुमार की उस रिट को मंगवा लें और उन तमाम देश के साथियों को एक बार वो रिट पढ़वा दें। रिट में जो लिखा जाता है वो हमारी मंशा होती है। रिट के संदर्भ में जो न्यायालय अपना जवाब देता है
जो न्यायाधीश अपने जवाब में लिखता है वो हमारी मंशा नहीं होती, वो हमारी रिट की याचिका नहीं, हमारे रिट का प्रे नहीं होता है। हमारी जो याचिका थी उस याचिका की पूरी कॉपी हमारे पास है, कभी भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर वी कुमार जी से मांग के देख सकते हैं या कहीं से भी देख सकते हैं। कहीं भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हास्यास्पद होने की स्थिति में डॉक्टर वी कुमार जी दोषी नहीं है। मैं इतने कहूंगा कि उस समय तात्कालिक न्यायाधीश ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझने में, जानने में अपनी बुद्धि का प्रयोग कर दिया और अपनी बुद्धि का प्रयोग करने में उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को गलत व्याख्या दी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को गलत समझने का प्रयास किया। कारण कुछ भी रहा हो, मैं न्यायालय की आदेश पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बार बार इस मामले में डॉक्टर वी कुमार जी को दोषी बनाया जाए। मैं स्वयं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो डॉक्टर वी कुमार जी के साथ 40 साल से रहने के बावजूद अगर वो कोई गलत तथ्य या कोई गलत बात करते हैं तो मैं उनकी आलोचना उनके मुंह पे कर देता हूं, फोन करके उनको टोक देता हूं कि आप यहां गलत कर रहे हैं, इसको सुधार लीजिए। लेकिन उस हाई कोर्ट की रिट में वी कुमार जी का 0.001% भी कहीं पर कोई गलती नहीं है। वहां पे जो कुछ भी है वो न्यायाधीश के समझने में रही है और उसको सही रूप से वहां प्रस्तुत करने में रहा है। हमारी पूरी रिट को अगर उन्होंने ध्यान से पढ़ा होता, उनको लिम्फ और ब्लड की परिभाषा सही समझ में आई होती। न्यायाधीश ने अगर ब्लड और लिम्फ को गलत परिभाषित कर दिया तो उसमें वी कुमार जी का दोष नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये मामला पिछले 17 साल का हो चुका है और बार बार अपने बातों को ऊपर करने के लिए वी कुमार जी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। और मैं यहीं पे और स्पष्ट कर दूं, कोर्ट इसीलिए बनाया जाता है कि हम अपनी बात को लेके जाएं। अभी मैंने आरटीआई से, स्वास्थ्य मंत्रालय से अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के निजी प्रपोजल पर कुछ शंकाएं व्यक्त की थी और मैंने उन शंकाओं का जवाब प्राप्त किया, जिसमें मुझे लगा कि मेरे जो 3 पत्र गए थे उन पत्रों में अब तक क्या किया गया और किन कारणों से या कहां किस कॉर्नर पर उस पत्र को रोके रखा गया। अब अगर मैं इस बात को लेकर के कोर्ट चला जाऊं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के संदर्भ में आईडीसी के मिनट्स जारी करने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने या डीआर मीणा जी ने मेरी बात को नहीं सुना, तो मेरा क्या दोष है? मैं तो अपनी बात लेकर के कोर्ट जाने के लिए तैयार बैठा हूं और मैं जाऊंगा भी। इसमें आप क्यों रोकेंगे किसी को? कोर्ट में हम अपनी प्रेयर लेके जाएंगे। हमारी प्रेयर क्या है? हमको सुना ही नहीं गया। अब वो कह देंगे कि मैंने जिन प्रपोजलिस्ट को रखा था मैं उन्हीं की बात सुनूंगा। ऐसा तो नहीं है कि वही 29 प्रपोजलिस्ट भारतवर्ष के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे विद्वान है। अगर कोई व्यक्ति बाद में आपके पास गया तो उसको भी आपको सुनना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में 29 लोग ही ऐसे विद्वान हैं जो अपनी बातों को आईडीसी को बता सकते हैं। जब अदर्स की बात की गई है उस पार्टी में, डीआर मीणा के लेटर में जो पार्टी लिखी गई है किन के लिए गए, तो जब वहां पर उन्होंने अदर्स लिखा है तो अदर्स में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को या डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के समकक्ष अन्य लोगों की बातों को भी सुनने का मौका दिया जाना चाहिए था। उसके बाद वो अपनी हमारी बात का भी आकलन कर लेते कि मैं उनको क्या बताना चाहता हूं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। जब उन्होंने हमारी एंजाइम थ्योरी पर हमसे चर्चा ही नहीं किया तो हम ये कैसे मान लें कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में उनकी राय बहुत अच्छी है? या 29 लोगों की राय को जब उन्होंने माना ही नहीं, जब उन्होंने सारे 29 प्रपोजलिस्ट की बातों को या 17 और 18 तारीख की जूम ऐप की मीटिंग में उन्होंने जिन लोगों से जो चर्चा की उसका मिनट्स उन्होंने जारी किया, उस मिनट्स में के बाद उसमें कहीं अनिल श्रीवास्तव के लेटर की चर्चा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय को या डीआर मीणा को ये लिखना चाहिए। मैंने लेटर उनके बाई नेम दिया था और जो मेरा पिछला लेटर गया है वो 19 तारीख को दोपहर 2:22 पर डीआर मीणा जी के कक्ष में या उनके को रिसीव करा दिया गया है। और मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में मैं समझता हूं कि अभी हमारे साथी गंभीर नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पहले आप ये तय कर ले कि आपकी पैथी सुपरपैथी क्यों है। आप जोर दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, सिंगापुर में ये किया गया, स्वीडन में ये किया गया, इटली में ये किया गया, जर्मनी में ये किया गया। पहले तो आप ये बताएं कि हम अपनी पैथी को सुपर बताना क्यों चाहते हैं, हमारी पैथी का विशेष गुण क्या है। और हम उस विशेष गुण को लेकर के डीआर मीणा के पास गए थे। डीआर मीणा जी ने हमको सुनने की जहमत नहीं उठाई, तो हमको तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा। इसको कुछ भी मान ले स्वास्थ्य मंत्रालय या आईडीसी कमेटी मान ले। आईडीसी का अगर मैंने उस पत्र को डीआर मीणा और अध्यक्ष कटोच को दोनों को संबोधित किया था तो दोनों ही मेरे केस में कोर्ट में पार्टी बनेंगे और मैं बनाऊंगा भी।
इसमें कोई मुझे क्यों रोक सकता है? किस बात की व्याख्या की जा रही है? आज जितने गंभीर आप सब हो गए हैं, अपने अपने वीडियो ऑडियो जारी कर रहे हैं, क्या उतने गंभीर आप थे कि आपस में बैठ करके जब नोक झोंक और वीडियो कॉलिंग में या जूम ऐप पर कर रहे थे? आपने तो एक दूसरे को यह कह दिया, आपने अपने को लगाया कि मैं 3 बार पीएचडी हूं, कोई कह रहा कि मैंने इतने रिसर्च किए, कोई कह रहा मैं इंग्लैंड से क्लासेस चलाता हूं, कोई कह रहा मैं इटली हो आया, कोई 20 पेज का दे रहा है, कोई 50 पेज का दे रहा है। आपने पहले आपस में ही एक दूसरे को से अपने आप को सुपर बताना शुरू किया। आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सुपर नहीं बताया, आप लोगों ने अपने आप को सुपर बताना शुरू किया आईडीसी के सामने, और मामला वहीं पे उलझ गया। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सुपर बताने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों ने आपस में एक दूसरे की होड़ में अपने आप को सुपर बताने का प्रयास किया कि मैं जानता हूं, ये सुन लीजिए। और मैं जो बताना चाहता हूं वो मेरा अहंकार नहीं है। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को जीवित कोशिकाओं के एंडो एंजाइम्स को साबित करना चाहता हूं कि इसके अलावा अगर कोई दूसरा प्रोसेस है तो वो बताइए आप, क्योंकि हमारी दवाएं कैसे काम करती हैं ये हम पिछले 40 सालों से हम देख रहे हैं, और हमारे जो सीनियर साथी वो पिछले 150 सालों से देख रहे हैं, जब से मैटी जी का जमाना ये चला। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अगर हमको होम्योपैथी से अलग बताना है, हमारा एक और भी है, मैं कोर्ट में एक मामला और भी रखा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आईडीसी कमेटी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोई एक्सपर्ट क्यों नहीं रखा गया जो उनको समझाता कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम लोग क्या बता रहे हैं। वो किसी को भी रख लेते, हमारी बातों को उनको समझा तो सकते। और तीसरी बात मैं कोर्ट में और ले जा रहा हूं कि हमको अंग्रेजी में ही क्यों बाध्य किया जा रहा है कि आप अंग्रेजी में ही अपनी व्याख्या दें, अंग्रेजी में ही आप पत्र दें। वो चाहे नागालैंड के हों, चाहे असम के हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे कर्नाटक के हों, चाहे उड़ीसा के हों, उसमें एक्सपर्ट अगर वो हिंदी नहीं जानते तो उनके पास ट्रांसलेटर हैं। हमारी बातों को सुने, उसको ट्रांसलेटर से समझने का प्रयास करें। जो विदेशी राजनयिक हमारे देश में आते हैं, रशियन आते हैं, अमेरिकन आते हैं, जर्मनी के लोग आते हैं, क्या वो हमारी हिंदी भाषा को समझते हैं क्या, या हम उनकी भाषा को समझते हैं क्या? वो अपने ट्रांसलेटर लेके आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बाहर हिंदी में बात करते हैं, उनके भाषा में उस ट्रांसलेट किया जाता है, या आपस में जब वार्तालाप करते हैं तो ट्रांसलेटर रखते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में हिंदी जानने वाले लोग है ही नहीं हैं। डीआर मीणा जी अपने आप को इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि सारी बातें आप अंग्रेजी में ही लिखें। मैं तो कोर्ट में इस बात को चैलेंज करूंगा कि जब कोर्ट भी ये कहता है कि अपनी सारी कोर्ट अपने निर्णय को कह रहा है कि हम हिंदी में प्रसारित करेंगे, हमारे अन्य प्रांतों में मेडिकल साइंस को हिंदी में पढ़ाने की बात की जा रही है, और हम इस स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। हिंदी में बात करना, हिंदी में अपनी बात को समझाना क्या गुनाह है क्या? ये जितने लोग बैठे हुए विद्वान हैं, जो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अंग्रेजी में बताइए, क्यों बताएं अंग्रेजी में भाई? हम मेडिकल लैंग्वेज को तो अंग्रेजी में बताया जा सकता है, जो टर्मिनोलॉजी है वो अंग्रेजी में चलेगी, लेकिन हम अपनी बात को अपने सामने वाले को कितनी गंभीरता समझा सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारा मुद्दा या हमारी विशेषता इसमें होनी चाहिए। हमारी विशेषता भाषा में अटक के रह जाती है कि आप हिंदी में बताना चाहते हैं और वो लोग अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं। तो मैं तो उनको हिंदी में सुना करके मैं उनको मजबूर करूंगा कि आप हिंदी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझने का प्रयास करिए। आयुर्वेद को उन्होंने किस भाषा में जाना था? उसमें तो सब संस्कृत की भाषा है। यूनानी को उन्होंने किस भाषा में जाना था? जरा हमको बताएं आईडीसी के लोग, या हमको डीआर मीणा जी बताएं, या स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार बताए कि आयुर्वेद की संस्कृत भाषा को क्या उन्होंने अंग्रेजी में मांगा था उसकी व्याख्या। अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूं तो इसका समर्थन होना चाहिए, और अगर मैं सही हूं तो आप सबको एक जोरदार आवाज में यह कहना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सत्य थी, सत्य है, सत्य रहेगी। इसकी दवाएं एंजाइम्स के रूप में कार्य करती हैं, कार्य करेंगी और आगे भी करती रहेंगी। और जो लोग अपनी अपनी सिद्धांत, अपने अपने थियरी को लेकर के आईडीसी के समक्ष गए हैं, वो इस बात को साबित करें कि ये सुपरपैथी कैसे है। 4-5 रोगों पर तीर तुक्के मार लेना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कमाल नहीं है। जैव एंजाइम कहना, जैव एनर्जी कहना, आर्ट फोर्स कहना, इसको साबित करिए ना, इसका तर्क तो दीजिए आप। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा अपने सभी वीडियो और ऑडियो बनाने वाले साथियों से कि हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका है, अपने अपने तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता में लगा है। फल क्या होगा ये आगे देखा जाएगा, लेकिन आप किसी के व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप करने के अधिकारी नहीं हैं। अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं अपनी बात को बताने के लिए, लेकिन मुझे बार बार एक कष्ट होता है कि बार बार वी कुमार जी का नाम लेकर के उदाहरण दिया जाता है। कल को आप
कुछ और कहना शुरू कर दें, परसों को आप कुछ और कहना शुरू कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। एक दूसरे का सम्मान करना तो पहले सीख जाइए। एक दूसरे के वी कुमार जी ने क्या किया, उस इतिहास को दोहराने की जरूरत क्या है? हम आज क्या कर रहे हैं, हमको उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो वी कुमार जी ने तो एंजाइम थ्योरी को 1983 में 82 में डॉक्टर रमाशंकर जी से सीख करके प्रसारित किया था। क्या इस बात को आप लोगों को जानकारी नहीं है क्या कि वी कुमार जी एंजाइम थ्योरी के सबसे प्रबल समर्थकों में से रहे हैं? और इसके बाद भी तमाम लोगों ने, नरेंद्र अवस्थी किताब में है एंजाइम की थियरी का, डॉक्टर सुशांत पाणी जो मेरे अच्छे मित्रों में से और हमारे डॉक्टर आर के भारद्वाज के साथ वो आपके आईडीसी कमेटी के समक्ष अभी पिछली मीटिंग में गए भी थे, जो मेरी ही बातों को लेकर के जा रहे हैं। तो क्या ये लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुयायी नहीं है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मानने वाले नहीं है? मैं समझता हूं कि आप अपना जो रास्ता है वो गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए बहुत ही सामयिक मित्र भाव से मुस्कुराते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए आपस में बैठ करके चर्चा कर लीजिए। अहम भावना छोड़ करके सवाल और जवाब करना छोड़ दीजिए। तर्क पर, उसके सिद्धांतों के आधार पर उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास कीजिए। मान्यता जब मिलेगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मिलेगी, व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं मिलेगी कि मैं आगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एंजाइम थियरी को ही आईडीसी कमेटी ने मान लिया तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता देगी, ना कि अनिल श्रीवास्तव क्या डॉक्टर वी कुमार या डॉक्टर रमाशंकर या सुदामा प्रसाद जी को देगी। किसी के नाम से थियरी नहीं मान्यता मिलेगी। सिद्धांत हो सकते हैं किसी के, तर्क हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं, लेकिन मान्यता तो पैथी को ही मिलेगी ना। और पैथी की मान्यता मिलते ही सबका गर्व होगा। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे क्षमा चाहूंगा कि इस तरह के लगातार डॉक्टर वी कुमार जी का या उनके साथियों का नाम लेकर के आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में स्वयं एक विवाद पैदा कर रहे हैं। कृपया विवाद न पैदा करें, लोगों का सम्मान करें और सबसे एक साथ समभाव से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए लग जाएं। यदि मेरी अब तक की बातों को किसी को बुरा लगा हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जमाना है कि लोग उल्टा ही सोचेंगे, पूरी बात सुनेंगे नहीं, पूरी बातों का आकलन नहीं करेंगे और जब जो भी मन में आएगा कह देंगे। इस नाते कृपया सभी लोग समभाव से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने अपने तर्क को प्रेमता पूर्वक एक दूसरे से शेयर करें। आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। पहले मैंने जो संबोधन अपना दिया है, मेरी उस संबोधन से किसी व्यक्ति विशेष को कोई कष्ट पहुंचता हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सभी एक दूसरे के मित्र हैं। किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से किसी का कोई अहंकार नहीं टकरा रहा है। सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने तरीके हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में काम करने के लिए, और काम सब लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए ही कर रहे हैं। जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय मैटी, जय भारत। नमस्कार, शुभ रात्रि।